पिछले 8-10 वर्षों में आमूल चूल परिवर्तन हुआ। जैसे मैंने कहा, बैतूल के लोगों के सहयोग से 10 साल में हम जंगल बना देंगे। एक प्रकार से ये नागपुर से लेकर के यहाँ तक का पूरा क्षेत्र है, ये एक नाभि केंद्र कहलाता है। सारणी में भी और एक नया प्लांट आ रहा है, आमला को लेकर के भी कुछ विचार हुआ है। ऐसी बहुत सारी बातें जिले की उन्नति को लेकर के हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार। इस समय ताप्ती दर्शन न्यूज़ चैनल में एक अनोखा व्यक्तित्व हमारे बीच में है और जिनका नाम है मोहन नागर। ये नाम अपने आप में सारी संस्थाओं को, जो खुद अपने आप में एक संस्था ऐसा व्यक्तित्व है और उन सारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समय वे भारत भारती का संचालन करते हैं, एक संस्था है जिसके बारे में वो बताएंगे। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आज वो प्रथम बार ताप्ती दर्शन न्यूज़ चैनल में उनका आगमन हुआ है। उन्हें ये जो चैनल, यहाँ की व्यवस्थाएं और इस संबंध में क्या कहना है, उनके शुभकामना संदेश के बारे में जानना चाहेंगे। आदरणीय मोहन जी नागर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ताप्ती दर्शन न्यूज़ चैनल, ये बैतूल के लिए हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बैतूल जैसे जनजाति क्षेत्र के लिए इस प्रकार का और नवाचार जो है वो इस क्षेत्र को और प्रगति देगा, उन्नति देगा, यहाँ की प्रतिभाओं को, और उसके कारण, इस न्यूज़ चैनल के कारण और आगे बढ़ने के लिए और उनको एक मंच यहाँ से मिलेगा। और इसलिए मैं पूरे ताप्ती दर्शन न्यूज़ चैनल की पूरी टीम को, शुक्ला जी को, आप सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। और ये शीघ्र ही एक इसकी छवि प्रदेशव्यापी, देशव्यापी बने, उसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहन जी नागर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनका सफ़र राजगढ़ से शुरू हुआ और बैतूल से होते हुए पूरे प्रदेश में और पूरे देश में उनकी जो संस्थाओं के द्वारा उनके कार्य किए जा रहे हैं, उनके द्वारा जल को लेकर जो कार्य किए जा रहे हैं, पौधारोपण को लेकर जो कार्य किए जा रहे हैं, व्यक्तित्व विकास निर्माण को लेकर जो कार्य किए जा रहे हैं, वो एक सफ़र जारी है और उसकी हर तरफ गूंज है। तो ऐसे ही व्यक्तित्व के मोहन जी नागर से जानना चाहते हैं कि उनका बचपन कैसे गुजरा, कहाँ रहे, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, जो हम लोग सोशल मीडिया पे गाए बगाए देखते रहते हैं, और इसके बाद कैसे उनका भारत भारती बैतूल से जुड़ा हुआ और किस तरह से वहाँ पे इस संचालन चल रहा है। इस संबंध में हम आदरणीय मोहन जी नागर से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। मैं तो बहुत ही सामान्य किसान परिवार का और जन्म लेने करके और खेती किसानी करके और गांव के विद्यालय में ही पढ़ाई करके फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करके और संगठन कार्य से जुड़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मूल रूप से राजगढ़ ज़िले का एक गांव है पाटकिया, वो मेरा जन्म स्थान है। वहीं पर मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई और 2 शिक्षक हमको पढ़ाते थे। उनका स्मरण आज भी है और जब तक वो रहे तब तक उनके घर में मैं प्रणाम करने जाता था। तो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद में, चूँकि गांव में केवल प्राइमरी तक ही स्कूल था और इसलिए हमारे पास में एक कस्बा क्षेत्र है खुजनेर, तो 11वीं तक की पढ़ाई, हायर सेकेंडरी की पढ़ाई वहाँ की। और बाद में फिर उच्च शिक्षा के लिए, चूँकि वहाँ पर आसपास कोई कॉलेज नहीं था, दूर ब्यावरा शहर में कॉलेज था, इसलिए वहाँ पढ़ने के लिए गया। और वहाँ पर स्नातक की पढ़ाई वहाँ की और बाद में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए फिर मैं उज्जैन पढ़ने के लिए गया। तो ये शिक्षा जो है वो उस ज़माने में तो बहुत कठिन काम था। मेरे गांव से मैं दूसरा तीसरा ही व्यक्ति था जिसने और उच्च शिक्षा प्राप्त की थी महाविद्यालय की। बाकी सभी गांव में 5वीं 8वीं तक रह जाते थे। तो बड़ा कठिन समय था। घुटने घुटने कीचड़ में, सड़कें नहीं थी, पढ़ने के लिए जाते थे और बिजली नहीं थी, लालटेन में, चिमनी में उस समय चलती थी, उसमें पढ़ाई करते थे। लेकिन आनंद आता था क्योंकि पूरा समाज उस समय वैसा था, इसलिए अलग से ऐसा लगता नहीं था। वो परिस्थितियां कठिन थी, आज लगता है, लेकिन उस समय नहीं लगता था कि कोई परिस्थितियां कठिन है, क्योंकि सारा जीवन ही समाज का उस प्रकार का था। तो वहाँ पर फिर पढ़ाई करते हुए, चूँकि हमारे बाद में फिर हमारा परिवार दूसरे गांव रायपुरिया में, हमारे दादाजी आ गए पास में ही, वहाँ से एक 8-10 किलोमीटर दूर। हमारे गांव में वहाँ अलग अलग ज़मीन थी और वहाँ एक जगह मिल रही थी, और इसलिए दूसरे गांव में हमारा परिवार वहाँ आकर के बसने लगा और वहाँ शाखा लगती थी, और इसलिए संघ से वहाँ परिचय हुआ, वहीं स्वयंसेवक बना। और उसके बाद फिर शाखा का मुख्य शिक्षक को लेकर के फिर बाद में जब महाविद्यालय में गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ। उनके कार्यक्रमों में जाना, विद्यार्थी परिषद का और चुनाव लड़ना, और उसके बाद छात्र राजनीति,
और फिर जब पढ़ाई के लिए उज्जैन गए तो फिर वहाँ संघ से निकटता आने के कारण फिर संघ के प्रचारक के रूप में और उज्जैन नगर और बाद में फिर तराना, नलखेड़ा, सुसनेर, बड़नगर, घट्टिया और शुजालपुर भी कुछ समय रहा। तो ऐसे मैं एक लंबे समय तक उज्जैन संभाग में प्रचारक रहा और 91-92 में फिर जिला प्रचारक के नाते मुझे और बैतूल के लिए और मेरी नियुक्ति हुई और तब से ईश्वर का संयोग कहे या संगठन का आदेश कहे, मैं बैतूल का होकर के उसके बाद रह गया। 5-6 वर्ष यहाँ पर जिला प्रचारक के रूप में काम किया। बैतूल उस समय बहुत कठिन क्षेत्र था और आवागमन के साधन को लेकर के यहाँ संघ कार्य का उतना विस्तार भी नहीं था और लेकिन बहुत आनंद के साथ काम किया। चुनौती थी और चुनौती में काम करने का अपना अलग आनंद रहता है और इसलिए साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बस से पूरे ज़िले के उस ज़माने में मैं पद यात्रा के द्वारा, साइकिल यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा के द्वारा 800 गाँव में लगभग मैंने और उस समय 5-6 वर्षों में मैंने और भ्रमण किया। बैतूल ज़िले को जाना, यहाँ के समाज को जाना, यहाँ की परिस्थितियों को समझा और उसी बीच चूँकि एक कोई अच्छा केंद्र होना चाहिए काम करने की दृष्टि से, तो भारत भारती और उस समय अपना केंद्र बनाया। वो विद्या भारती के अंतर्गत भारत भारती आया और तब से फिर भारत भारती के माध्यम से जैसा आपने कहा कि इस ज़िले में जो आवश्यकताएं थी उस समय शिक्षा को लेकर के, तो हमने फिर 500 गाँव में विद्या भारती जनजाति शिक्षा के माध्यम से एकल विद्यालय प्रारंभ किए क्योंकि उस समय गांव में स्कूल भी नहीं थे कई स्थानों पर। आज तो सब जगह स्कूल हो गए हैं। तो हमारे ग्रामीण जनजाति बच्चों को और अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान उनको हो, इस दृष्टि से वो प्रारंभ किए और उसके माध्यम से भी चूँकि यहाँ वर्षा पर्याप्त होने के बाद भी और जल का अभाव रहता था और इसलिए जल कैसे रुके उसके लिए बोरी बंधान के काम हैं, पहाड़ों में कंट्रोल टेंच बनाने के काम हैं, पौधारोपण के कार्य है, मेड़ बंधान के काम है। यहाँ स्थानीय समाज जो परंपरागत अपने काम करता था उन्हीं का मार्गदर्शन लेकर के और ज़िले के लगभग सभी गांव में हमने जल संरक्षण और पर्यावरण को लेकर के, यहाँ की युवा टीम को लेकर के, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जो संगठन चलते हैं, गायत्री परिवार, अन्य अन्य जो संगठन है उनको साथ लेकर के और ज़िले में एक ऐसा वातावरण बना कि फिर सारा ज़िला जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से जागरूक हुआ और हमारे ज़िले की एक हद तक ग्रामीण स्तर पर इससे जल को लेकर के कई गांवों की समस्याएं हल हुई। बाद में तो फिर सरकार भी इस दिशा में बहुत बड़े बड़े काम करने लगी। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और जल शक्ति मंत्रालय आया तब उसके बाद में तालाब है, डैम है और नदियों पर स्टॉप डैम है, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के काम होने लगे। तो आज से अगर हम देखेंगे 20-25 साल पहले जो परिस्थिति थी उसमें आज बहुत अंतर है, सिंचाई को लेकर के भी, उसको लेकर के भी। मैं जब बैतूल में यहाँ से जब प्रवास करने जाता था तो उस समय की जो स्थिति थी, खेड़ी तक थोड़ी हरियाली दिखती थी, जैसे भैंसदेई तरफ जाता था और सीधे नवापुर में जाकर हरियाली दिखती थी, बीच में पूरा सूखा था। लेकिन आज आपको 1 इंच ज़मीन भी ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ खेती नहीं होती है। तो पानी को लेकर के सरकार के भी बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, जनमानस भी जागरूक हुआ है और संगठनों के माध्यम से भी काम हुए हैं। तो एक राजगढ़ से लेकर के बैतूल तक की एक संक्षिप्त यात्रा थी जो शिक्षा और जल संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, गौ संवर्धन, जैविक कृषि, ऐसे भिन्न भिन्न आयामों को लेकर के यहाँ तक की यात्रा अभी आई है। और जैसा आपने कहा कि अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मुझे मध्य प्रदेश जल अभियान परिषद का काम दिया है, उसको भी 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है। तो वो भी मध्य प्रदेश में लगातार संगठन को सुदृढ़ करना, सरकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम और अभी कर रहे हैं। तो अभी संक्षिप्त में एक यात्रा ये हुई। बहुत ही सुंदर। और हमने जैसे जाना कि उज्जैन के 2 मोहन जो हैं इस समय प्रदेश में अपने अपने स्तर पर काम करके और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो सभी ये तो जानते हैं कि आप संस्थागत बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन मोहन मंत्र क्या है जिससे व्यक्ति जो है खुद इतना शांत, इतना कूल, इतना सहज, इतना सरल रह पाता है? और इसके साथ साथ दूसरे है कि गंगा अवतरण सरी के ऐसे विचार आपके दिमाग में कैसे आते हैं, कैसे आप लोगों को जोड़ लेते हैं? आज के युवा ये इस चीज़ को तो ज़रूर सीख सकते हैं कि पौधे कैसे लगाएं, लेकिन व्यक्ति को कैसे जोड़ें, ये आपके अंदर जो कला है, जो आपके अंदर स्वभाव है, ये चीज़ें ये कैसे हासिल करते हैं? तो उस मोहन मंत्र के बारे में हम सभी जानना चाहते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी एक बड़ा व्यक्तित्व है और मैंने 1985-86 से उनको देखा है। जब मैं उज्जैन में संघ का प्रचारक बनकर के गया था उस समय वो विद्यार्थी परिषद के और राष्ट्रीय पदाधिकारी थे
और युवा नेता थे। उनकी बहुत उज्जैन में है और ग्लैमर था और अभी भी हैं। और बाद में वो संघ कार्य के लिए आए विद्यार्थी परिषद के बाद में, उस समय में वहीं प्रचारक था। तो उनके अंदर एक समाज को आगे कैसे बढ़ाना, नई नई कल्पनाएं उस ज़माने में वो करते थे। और विद्यार्थी परिषद के संगठन, उज्जैन का संगठन उस समय सबसे अच्छा संगठन माना जाता था। तो प्रारंभ से ही उनको मैंने देखा है और इसलिए जब वो मध्य प्रदेश में और मुख्यमंत्री बने, उसके पहले उच्च शिक्षा मंत्री बने, तो एक युवाओं के आदर्श के रूप में हम सब ने उनको देखा। और आज जिस प्रकार से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में संपूर्ण प्रदेश का नेतृत्व करते हुए प्रदेश को सभी दिशा में आगे ले जा रहे हैं, तो ये एक सबके लिए सीखने का एक बात है। जहाँ तक मोहन मंत्र की बात है, तो ये तो संगठन से सीखा हुआ, परिवार से मिले कुछ संस्कार हैं जो संघ के स्वयंसेवकों में, सामाजिक कार्यकर्ताओं में लगभग सभी में पाए जाते हैं। परिवार से ही मैंने तो अपने दादाजी को देखा है, जब वो गाय चराने जाते थे, जब उनके साथ में हम भी जाते थे, तो कोई भी उनको छोटा पौधा मिला या जिसको पशु खा जाते हैं, तो कोई भी कटीले झाड़ियाँ पड़ी रहती थी, उसको उठा करके वो पेड़ के ऊपर डाल देते थे ताकि उसका संरक्षण। तो हम उस समय देखते रहते थे। तालाब में जाते थे, तालाब में जो कचरा रहता था उसको निकाल करके बाहर करते थे। कुएं में जाते थे तो उसमें कचरा रहता था, उसको बाहर करते थे। तो एक बचपन से ऐसा देखा था कि हमको अपनी जल संरचनाओं के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति और सचेत रहना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। तो जब सामाजिक कार्य में आए और जब बैतूल ज़िले में आकर के यहाँ ये सब देखने को मिला, तो एक पारिवारिक संस्कार जो थे वो जगे। और फिर यहाँ का जो समाज था बैतूल ज़िले का, वो तो प्रकृति प्रेमी समाज है और उनके बीच में रह कर के ही उसने हजारों हजार वर्षों से जंगलों का संरक्षण करते हुए वो अपना जीवन जी रहा है। तो वो कैसे जीवन जीता है, इसको लेकर के फिर ज़िले में मैंने 2 बार पदयात्रा की। और उस पदयात्रा भैंसदेही के शिव मंदिर से भोपाली के शिव मंदिर तक, तो उसमें फिर यहाँ की जीवन शैली ये ध्यान में आई कि यहाँ का समाज आखिर इतना खुश होकर के प्रकृति के बीच में कैसे जीता है, अभाव में भी जी लेता है, उसमें भी प्रसन्न रहता है। तो फिर यहाँ की परंपराएं क्या है, यहाँ का और जो लोक आस्था है वो किससे जुड़ी हुई है, यहाँ के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसी से उन्हीं से सीख करके फिर यहाँ की पानी की समस्या कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पानी जो है वो पहाड़ों से आता था, अब पहाड़ पर पेड़ नहीं बचे तो पानी आना बंद हो गया। इसलिए अगर हमको फिर से पहाड़ों को पानी से भरना है तो उसके ऊपर फिर से हमको वृक्ष लगाना पड़ेंगे, पेड़ों से उनको आच्छादित करना पड़ेगा। और यही बात जब हम भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता जब पढ़ते थे, उस समय हमारे 10वीं के, नवी 10वीं के पाठ्यक्रम में थी, तो सुना था, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँगते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे छुप खड़े हैं आँख नीचे, 4 मुर्गे 4 तीतर। तो उनकी एक जंगल की आरती जैसी कविता है, तो याद थी। तो वो जब पता लगा कहाँ लिखी है तो मालूम पड़ा कि वो बैतूल की सोना घाटी पर ही बैठ करके उन्होंने लिखी थी। जब पुराने लोगों, यहाँ पुराने जो भवानी प्रसाद मिश्र जी के साथ जो लोग रहे हैं, जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हनुमान मंदिर जो अभी बना हुआ है यहाँ पर बैठ करके उन्होंने वो कविता लिखी थी। और जब इतिहास को देखा तो 1939 में एक कविता उन्होंने लिखी थी। 1939 में यहाँ घना जंगल था, इससे उस कविता को देख करके ध्यान में आता है। और एक उसके बाद में हमने 70-75 साल में, और जंगल यहाँ से धाराखो तक चला गया, यानी लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर जंगल चला गया। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि 60-70 साल में अपना इतना जंगल ख़त्म कर दिया। पूरा जंगल ख़त्म करने में शायद वो 40-50 वर्ष में हम ख़त्म कर देंगे। और इसलिए उन्होंने जो लिखा था, तो उनकी जन्म शताब्दी आई थी 2014 में। तो हमने कहा क्या किया जाए, तो हमने कहा उनको श्रद्धांजलि अगर देना है भवानी प्रसाद मिश्र जी को, तो जिस पहाड़ी पर उन्होंने बैठ कर के कविता लिखी थी, जो जंगल की कल्पना की थी या जो जंगल वहाँ थे, वो फिर से उस प्रकार के जंगल बनाए जाए। तो फिर यहाँ के लोगों की बैठक करके, नगर के जो जागरूक संगठन थे उनसे बात करके, आसपास के ग्रामीणों से बात करके, यहाँ का जनजाति समाज से बात करके क्या किया जाए। तो एक ये बना कि सबसे पहले पौधे लगाएं। तो 1-2 साल पौधे लगाने का काम किया, लेकिन लग नहीं पाए, वो थोड़ा बहुत लगे उसमें। तो पानी रुकना चाहिए पहले। तो पानी कैसे रुकेगा, तो जैसा फिर आपने कहा कि गंगा अवतरण की कल्पना आई कि गंगा अवतरण कैसे हुआ। तो हिमालय पर पानी गिरता था और बह करके चला जाता था, रुकता नहीं था वहाँ पर। तो रुके इसके लिए क्या करें,
तो फिर भगीरथ के पूर्वजों ने, हमने देखा कि राजा दिलीप ने वहाँ गौपालन किया, फिर 60,000 सगरपुत्र जो है वहाँ पौधे लगा लगा करके समाप्त हो गए, हमने कथा पढ़ी सगरपुत्रों की। तो ऐसे प्रकार के वहाँ फिर झीलों का निर्माण किया, फिर वहाँ पर अनेक प्रकार की, फिर बाद में भगीरथ ने, और ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव की तपस्या की, उनकी जटा में गंगा रुके। भगवान शिव की जटा मतलब, अब पौराणिक अर्थ में हम मान सकते हैं भगवान शिव के जटा जो है वो, लेकिन वास्तव में जटा जो है वो पेड़ों की जड़ें ही हैं, पेड़ पौधे ही हैं, और इसलिए उन्होंने जो पेड़ पौधे थे उसमें वो जल रुकना प्रारंभ हुआ। और बाद में फिर भगीरथ ने अलग अलग नदियों को, अलकनंदा, भगीरथी, जानवी, सबको मिला करके एक धारा और नीचे तक लेके आए, और वो गंगा का अवतरण हुआ। तो पहाड़ों पर पानी रोकना, उसके लिए फिर वहाँ पर स्थान बनाना और वहाँ पेड़ पौधे लगाना। तो आज भी अगर हम देखेंगे तो हिमालय में जिस प्रकार का भूस्खलन हो रहा है, अभी धारावी का हमने जो उत्तरकाशी का जो भयानक बाढ़ अभी जो देखी है, जो अभी हुआ है, जिसमें पूरा गांव जो है वो ज़मींदोज हो गया है, तो ये उसी का कारण है कि पेड़ कम हो रहे हैं फिर से, और इसलिए फिर परिस्थितियां उसी प्रकार की हो रही है। तो वो एक कथा थी कि इस प्रकार से अगर पानी को रोकना है तो पहले ऊपर पहाड़ के ऊपर हमको कुछ न कुछ जल संरचना बनानी पड़ेगी, और इसलिए फिर हमने खंतियाँ खोद करके जन सहयोग से आज तक एक भी पैसा सोना घाटी पर सरकार का, किसी का भी, ना समाज का, किसी का भी नहीं, पूरा परिश्रम से ही सारा वहाँ काम हुआ है। सारा काम, अगर गेती फावड़े भी आए तो लोगों ने अपनी मर्जी से वहाँ पर दिए हैं। तो कहीं भी जन सहयोग का एक उदाहरण, जन भागीदारी का एक जीवंत उदाहरण हमारे सोना घाटी का है। लगातार 6-7 वर्ष तक वहाँ पर कंट्रोल टेंच बनाने का काम किया। आप भी अनेक बार वहाँ पर आए हैं, आपके भी फोटो है, आपके भी चित्र है उसमें। तो हर व्यक्ति का, बैतूल के 8,000 से ज़्यादा लोगों का उसमें सहयोग है उसका काम करने में। तो वहाँ पर 8 से 10,000 कंट्रोल टेंच बनाए, और फिर बारिश के समय धीरे धीरे वहाँ पर पौधारोपण किया। 32,000 से ज़्यादा पौधे उसमें लगाए, और जो परंपरागत पौधे वहाँ पर थे, ठूंठ, उनको संरक्षित किया। और आज लाखों की संख्या में सोना घाटी पर फिर से और वो पौधे होकर के बड़े हो रहे हैं, वृक्ष बन रहे हैं। अगर हम फिर से जा कर के देखेंगे तो हमको एक पुराना स्वरूप, धीरे धीरे हमने 10 साल का लक्ष्य लिया था, अगले 1-2 वर्षों में वो लक्ष्य पूरा हो रहा है। तो 10 साल में हम जंगल बना देंगे, और बैतूल के लोगों के सहयोग से, यहाँ के समाज के सहयोग से वो फिर से सोना घाटी का जंगल जो है, फिर से सतपुड़ा के घने जंगल हम कह पाएंगे। तो एक संक्षिप्त में सोना घाटी, और बाद में फिर पूरे ज़िले में जो जो पहाड़ियाँ इस प्रकार की थी, तो उन सब पहाड़ियों पर हमने अभियान लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में फिर 75 पहाड़ियों को लिया। उसमें पाडर की भी पहाड़ी है, उसमें भेजदेई क्षेत्र की अनेक पहाड़ियाँ हैं, आपकी इधर कानावाड़ी की पहाड़ी है। ऐसे 75 पहाड़ियों को लेकर के स्थानीय समाज के सहयोग से, क्योंकि एक बार ट्रिक आ जाती है तो लोग उसको करना प्रारंभ कर देते हैं, तो सब जगह लोगों ने फिर इसी आधार पर काम किया। और उसी समय जब कोरोना आया तो उस समय ये काम, उस समय यहाँ पर अपने जिला पंचायत सीओ त्यागी जी थे। जब उनसे बात की, जब मैंने सब उनको दिखाया कि ये इस प्रकार का काम हम कर सकते हैं मनरेगा के माध्यम से, तो उन्होंने फिर पूरे ज़िले में, आप देखेंगे बैतूल जिले की राजस्व की एक भी पहाड़ी ऐसी नहीं होगी जहाँ पर खंती नहीं खुदी होगी, कंट्रोल टेंच नहीं बना। तो मैंने एक आंकड़ा लिया कि 8 से 10 लाख, हमने तो 1 लाख के लगभग ही खोदी है जन भागीदारी से खंतियाँ, लेकिन सरकार के माध्यम से, फिर मनरेगा के माध्यम से 8 से 10 लाख कंट्रोल टेंच पूरे जिले की पहाड़ियों पर बने हैं। तो कितना पानी उसमें रुकता होगा, अरबों खरबों लीटर जो ज़मीन के अंदर जाता है, जो बह जाता था। तो उसके कारण अपने ज़िले की जल समस्या एक हद तक हल हुई है। देखिए डैम क्या है, पानी गिरेगा तो डैम भराएंगे, लेकिन अगर 1-2 साल 3-4 साल पानी नहीं गिरा, जैसे मराठवाड़ा में बहुत डैम बने लेकिन 10 साल तक बारिश नहीं हुई, तो उस समय हमारे गाँव का अंदर का जो जल है वो काम आएगा। और इसलिए हर गाँव जो है वो जलयुक्त गाँव बने, वहाँ की धरती जो है वो जल से और तृप्त रहे, इसके लिए गांव को प्रयास करना पड़ा। इसलिए गांव में छोटी छोटी जल संरचनाएं, बाचा उसका एक उदाहरण है। वहाँ हर घर में, और उन्होंने बरसात का जल अपने घर का एक खंती में जाए उसके लिए हर घर में प्रबंध किया है। गांव की नदी पर पूरे, और बोरीबंधान और स्टाफ डैम के माध्यम से पानी रोका, पहाड़ों पर खंतियाँ खोदी है। तो आज बाचा जलयुक्त गाँव हो गया। आप वहाँ 30 फुट पर, अभी वहाँ नल जल के लिए होता 30 फुट से फिर पानी आ गया जितना चाहिए उतना। तो और एक ज़माना ऐसा था कि फरवरी मार्च में वहाँ के सारे हैंडपम्प सूख जाते थे। तो छोटे छोटे प्रयास गांव के सरकार का थोड़ा सहयोग लेकर के अगर करें तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी समस्या का छोटे छोटे माध्यम से हम हल कर सकते हैं। तो गंगा अवतरण अभियान जो है इस दिशा में आगे बढ़ा, और वो एक प्रकार से यहाँ के जन समाज को आंदोलित करने के लिए भी, और यहाँ से सीखने का भी बहुत कुछ मिला। उन्हीं से सीखा और उन्हीं के लिए काम किया। बहुत ही सुंदर।
तो आपने देखा, इसीलिए जो है मोहन जी नागर को हम सभी लोग जल पुरुष के नाम से कहते हैं। और हमने ये भी देखा है कि कई कार्यक्रम ऐसे हुए जहाँ पे, जैसे एक महात्मा जयंती पे दीपदान का कार्यक्रम होता है, तो जिस दिन दीपदान का कार्यक्रम था उस दिन मोहन जी कुर्ता पजामा पहन के आए और उस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। दूसरे दिन फिर हम देखते हैं, सुबह जब हम लोग उस योग के लिए जाते हैं तब देखा कि मोहन जी नागर जो है ट्रैक सूट पहन के आए और सफाई अभियान में भिड़ गए। तो ये अकेला नहीं है कि सिर्फ मंच की ही राजनीति करना है या मंच पे ही रहना है, वो सड़क पे उतर के, जंगलों में उतर के, पहाड़ों पे चढ़ के और सब जगह अपना जो भी स्वरूप है वो देना चाहते हैं। इसलिए उनको हम लोग एक विजन और एक्शन मैन के रूप में देखते हैं। और उन्होंने सारी बातें स्पष्ट की है। लेकिन फिर भी यदि हम 2 लाइन में जानना चाहें कि बैतूल को लेके, अब चूँकि प्रदेश अध्यक्ष भी बैतूल के हेमंत खंडेलवाल जी बन गए हैं, बैतूल को लेके उनका क्या सपना है, किस तरीके वो सोचते हैं कि आगामी सालों में बैतूल कैसा रहेगा? देखिए, बैतूल देश के केंद्र बिंदु में है और एक प्रकार से ये नागपुर से लेकर के यहाँ तक का पूरा क्षेत्र है, ये एक नाभि केंद्र कहलाता है। तो बैतूल में जो हलचल होती है, बैतूल में जो काम होता है, वो सारी दुनिया उसका अनुसरण करती है। लोगों को आश्चर्य होगा लेकिन इस बात को लेके, लेकिन बैतूल में जो होगा वो सारी दुनिया उसका अनुसरण करेगी। और इसलिए यहाँ पर जो जो गतिविधियाँ हम करेंगे, जो जो काम हम करेंगे, यहाँ का संगठन अच्छा होगा सभी का, तो सारे लोग यहाँ से सीखेंगे। पानी को लेकर के यहाँ से जब हमने काम शुरू किया तो सारे और देश दुनिया के संगठन, आप देखेंगे इसके बाद ही श्रृंखला प्रारंभ हुई है। बैतूल के इस अभियान के बाद में सारे देश भर में लोग उस प्रकार से इस दिशा में आगे बढ़े हैं। तो बैतूल में जो जो काम हम करेंगे वो होगा। बैतूल अब उस दृष्टि से हम देखेंगे तो राजनीतिक दृष्टि से भी परिपक्व हो रहा है। हम देखेंगे कि हमारे यहाँ के जनजातीय क्षेत्र के जो मंत्री हैं दुर्गादास जी, वो मोदी जी की टीम में हैं। फिर मध्य प्रदेश का जो भाजपा का जो संगठन है उसके अध्यक्ष के रूप में आदरणीय हेमंत जी खंडेलवाल को और सर्वोच्च पद पार्टी ने उनको यहाँ से दिया है। और भी यहाँ का जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो अन्य सामाजिक संगठन भी है, आप चाहे गायत्री परिवार ले लीजिए, चाहे सत्य साई सेवा संगठन ले लीजिए, आर्ट ऑफ लिविंग ले लीजिए, यहाँ के जितने संगठन हैं उसमें राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की छवि है। हमारे से अनेक लोग जो है वो देश के स्तर पर जाकर के बैतूल के काम कर रहे हैं। तो बैतूल में बहुत पोटेंशियल बैतूल है। और आप बैतूल जिले का आप देखेंगे देश के हर क्षेत्र में बैतूल का युवा जाकर के और काम कर रहा है। भोपाल में आप देखेंगे, इंदौर में आप देखेंगे, आसपास के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, लेकिन बैतूल का व्यक्ति आपको हर जगह मिलेगा। तो बैतूल का व्यक्ति जो है वो हर स्थान पर जाकर के और अपना नाम कमा रहा है। जहाँ तक बैतूल के और उद्योग धंधों का प्रश्न है, बैतूल की आर्थिक व्यवस्था का प्रश्न है, तो पिछले 8-10 वर्षों में, 10-15 वर्षों में यहाँ की जो मुख्य यहाँ की जो व्यवसाय है वो कृषि है। और इस जब हम देखेंगे तो इसमें आमूल चूल परिवर्तन हुआ। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ से वहाँ तक पूरा सूखा था, हम मुश्किल से जिले की ही, और किसान किसी बात 10 एकड़ है तो वो 1 एकड़ 2 एकड़ में मुश्किल से सिंचाई कर पाता था। अभी आप कुछ वर्षों के बाद में देखेंगे कि बैतूल की 100% कृषि की ज़मीन ये सिंचित ज़मीन होने वाली है। और उसमें हमारे यहाँ के जो बारसडोका डैम है, गड़ा डैम है, जो 4 बड़े बड़े डैम अन्य बने हैं, छोटी छोटी जल संरचना सरकार के माध्यम, चाहे वो अमृत सरोवर हो, चाहे वो बलराम तालाब हो, चाहे वो हमारे कपिल धारा के कुएँ पुल, पुराने ज़माने में जो थी, बिजली की व्यवस्थाएं हैं, सड़कों की व्यवस्थाएं हैं। सड़क तो 4 ही थी जब मैं आया था पूरे बैतूल में 91 92 में, पूरे बैतूल जिले में 4 सड़कें थी। और आज शायद ही कोई गाँव धीरे धीरे बचा होगा कि जहाँ सड़क नहीं है। तो एक बड़ा परिवर्तन बैतूल जिले की अर्थव्यवस्था में भी हुआ है, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में भी हुआ है, यहाँ की व्यापार व्यवस्था में भी हुआ है। अब 2 बड़े मंत्री हमारे इस जिले के बने हैं, तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए रोजगार को लेकर के और एक बड़ी योजनाएं इस जिले के लिए बनेगी। और निश्चित रूप से कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग अगर हमारे ज़िले में आते हैं तो यहाँ की स्थानीय आधार पर व्यवस्था होगी और यहाँ की सामग्री, कच्चा माल यहीं पर मिले, उसके आधार पर उद्योग अगर हमारे यहाँ पर स्थापित होंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र की बहुत तेज़ी से प्रगति होगी। सारणी में भी और एक नया प्लांट आ रहा है, आमला को लेकर के भी कुछ विचार हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी बातें जिले की उन्नति को लेकर के हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में मोहन जी नागर, जिन्होंने विस्तार से बताया अपने विज़न के बारे में, अपने एक्शन के बारे में, और बैतूल को लेकर क्या संभावनाएं हैं इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया। और चूँकि समय की सीमितता है उनके पास भी, आज उनको बहुत सारे कार्यक्रम हैं, इसलिए हम उनसे एक बार फिर कभी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद।